बीजेपी कहती थी कि हमारे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, संगठन बड़ा है या पार्टी बड़ी है। तो ये जो देवकांत बरुआ से शुरू होके मोदी तक जो चीजें आई हैं और आत्मनिर्भरता का ये पराकाष्ठा है, इसको राजनीति के संदर्भ में आप किस तरह देखते हैं? किसी के मन में अगर ये बात आ जाए कि वो खुद ही खुदा बन गया है, उसकी खुद ही इतनी बड़ी बन जाए कि इकबाल ने कहा भी था कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तो वो खुदा क्या पूछे, वो खुद ही अपने आप से पूछते हैं कि तुम्हारी रजा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। यानी आपका मतलब है कि मोदी जी खुद को ही खुदा मानने लगे हैं। पूरे प्रोग्राम में फ्रेम में अधिकांश जगह पे योगी आदित्यनाथ गायब थे। संघ को तो एकदम ठिकाने लगा दिया मोदी जी ने। उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी अहमियत नहीं दी। क्या मानसिकता थी उसमें, क्यों तोगड़ियों को उन्होंने बाहर किया था? और प्रधानमंत्री के करीबी, सबसे ज्यादा करीबी अरविंद शर्मा, ये बात सब जानते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने ढक्कन बनाया। तो आप जो बता रहे हैं कि उनके अंदर देवत्व भाव है, वो छोड़ते नहीं है आदमी को, जिसने 100 सभाएं करी उसको ठिकाने लगा दिया। तो योगी आदित्यनाथ उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो फ्रेम से गायब किए गए, ये अब इसको, इस राजनीति को उत्तर प्रदेश में आप कैसे देखते हैं? ये रनिंग बैटल सी है, मतलब ये एक तरह की रस्साकशी है जो बेआवाज होती रहती है। जो योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक जीवन शैली रही है अभी तक, ये ले अपनी लपट कमरिया बहुत ना नचायो। योगी आदित्यनाथ कब उखड़ जाएं, कब गुस्से में आ जाएं, कब सब छोड़ दें, उनकी छोड़ने की भी इच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो उनको करीब से जानते हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है योगी आदित्यनाथ बहुत कुर्सी के पीछे पागल हो रहे हो। तो आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा? अभी आदित्यनाथ जी की छवि वो नहीं बनी है कि वो नरेंद्र मोदी की जगह लेने वाली एक अनिवार्य हस्ती बन जाए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन, एक गीत भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे चल रहा है। प्रधानमंत्री का तो नहीं है, उनकी तारीफ में है, जिसमें कहीं बीजेपी का झंडा नहीं है और कहीं कमल का फूल नहीं है, ना नाम है ना कुछ है। लोग हैरान कि ये मोदी जी की तारीफ में और इतना स्तुति गान 2024 के चुनाव से पहले, तो ऊपर भी मैं, नीचे भी मैं, आसमान में भी मैं, पाताल में भी मैं, आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री का ये कैंपेन प्लान शुरू हो गया। फिर लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि भाई मोदी जी ने अब बीजेपी और संघों को इतना बौना कर दिया है कि मोदी जी इतने बड़े हो गए, तरह तरह की कयासबाजी। मैंने अभय दुबे जी के संग आज मोदी जी के इस पर्सनालिटी पर बात करी, और मैं उनसे पूछा कि संघ कैसा महसूस करता होगा कि एक तरह से मोदी जी ने उसको बहुत अपमानित कर दिया, छोटा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, इन सबको कैसा लगता होगा? सबका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। और फिर बीजेपी को कैसा लगता होगा कि भाई मोदी जी की उम्र, ईश्वर करे लंबी उम्र हो, लेकिन 2-3 साल बाद उनकी काम करने की क्षमता कम होगी। आदमी की उम्र तो असर पड़ता ही पड़ता है। फिर मोदी जी की जब उम्र कम हो जाएगी तो बीजेपी क्या करेगी? तमाम ऐसे सवाल हैं। और फिर ये भी सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी के कपड़ों पे क्या कह दिया जिससे मोदी जी ने योगी जी का कुछ नुकसान कर दिया। मैंने इन सारे बातों को अभय दुबे जी से पूछा। चूंकि अभय दुबे जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई किताबें लिखी हैं, देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों पे वो आते रहते हैं और बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं राजनीति का, समाज शास्त्र का, दार्शनिक भाव में वो बात करते हैं, और अध्ययन बहुत है चूंकि, तो बहुत विस्तार से समझाते हैं राजनीति को। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो उनको हथेली की तरह रटी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जब इतनी ताकत में दिख रहे हैं, उनको देवत्व का भाव है, अभय दुबे जी कह रहे थे कि बीजेपी के लोगों को लगने लगा है कि वो ईश्वरीय शक्ति हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ से अगर वो टकरा रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी कम पंगे नहीं किए। मोदी जी के सबसे करीबी मंत्री जो बने हुए हैं नगर विकास में, ऊर्जा में, AK शर्मा, लगभग ढक्कन बना दिया मोदी जी के इस सबसे प्यारे आदमी को योगी आदित्यनाथ ने। तो क्या होगा इस जंग का, और क्या होगा इस राजनीतिक समीकरण की बातचीत को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभय दुबे जी आज बहुत शांत भाव से आपको राजनीति के बहुत सारे पहलुओं को खोलेंगे, एक एक करके आपके सामने सारी तस्वीर रखेंगे। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय दुबे सर आपका। और आज कई सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर मुझे आपसे बात करनी है। मुझे वो दौर याद है कि जब इंदिरा गांधी जी जीवित थी और एक नेता ने नारा दिया था कि इंडिया इज इंदिरा, या ऐसे कुछ नारा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह का कुछ नारा था। तो शायद श्याम, कुछ ऐसे बरुआ साहब कोई नेता हुआ करते थे, देवकांत मुझे बरुआ।
देवकांत बरुआ, तो बरुआ। हाँ, देवकांत बरुआ बड़ा चर्चा में आ गया था वो नारा कि जो उन्होंने इंदिरा जी की स्तुति में लगाया था। जी, जी, जी। आज आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो जारी किया है और ये कहा ये स्लोगन है हमारी पार्टी के कैंपेन का। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो लगभग 2 मिनट का जो वीडियो है, इसमें प्रधानमंत्री जी 9.5 साल की अपनी सारी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं कि किस तरह क्रांति कहाँ-कहाँ हुई, सब बातें कर रहे हैं। आखिर में राम मंदिर भी उसमें आ गया है, भगवान राम की फोटो भी आ गई है। लेकिन मैं देख रहा था उसमें कहीं पे ना तो कमल का फूल है और ना भारतीय जनता पार्टी का नाम है। यानी अब तक तो ये मान रहे थे हम लोग कि पार्टी से बड़े मोदी जी हो गए, लेकिन जब भी मोदी जी होते थे तो कमल का फूल होता था। लेकिन आज जो 2024 का स्लोगन जारी हो रहा है, गाना जारी हो रहा है, उसमें कमल का फूल भी गायब है और भाजपा का झंडा भी गायब है। तो मुझे वो बरुआ साहब के देवकांत बरुआ की याद आई कि कभी-कभी तो ऐसा होता था नेता अपने बड़े नेता की स्तुति गान में यहाँ तक चला जाता था कि वही मानता था इंदिरा ही जो है वो इंडिया है और आज ये बात हो गई कि नेता अपने आत्ममुग्धता में यहाँ तक आ गया कि पार्टी का झंडा, पार्टी का नाम दोनों गायब हो गए। और फिर बड़ी बात ये है कि जो संघ कहता था, जो व्यक्ति बीजेपी कहती थी कि हमारे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, संगठन बड़ा है या पार्टी बड़ी है। तो ये जो देवकांत बरुआ से शुरू होके मोदी तक जो चीजें आई हैं और आत्ममुग्धता का ये पराकाष्ठा है, इसको राजनीति के संदर्भ में आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जब देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी के लिए कहा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, तो उसके बाद कांग्रेस की आलोचना करने, इंदिरा गांधी की जो तानाशाही प्रवृत्तियां थी उनकी आलोचना करने के लिए इस घटना का बहुत बार विपक्ष ने इस्तेमाल किया। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भी न जाने कितने बार इसका इस्तेमाल किया होगा और मैं तो इसको अनगिनत बार सुन चुका हूं, यहाँ तक कि मैं खुद भी कांग्रेस की आलोचना करने के लिए इसका इस्तेमाल कर चुका हूं। अच्छा, जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मैंने ये वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन मुझे सुन के कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है इसमें। मोदी जी की प्रवृत्तियां शुरू से ऐसी ही हैं। वो उनकी जो आत्म केंद्रीयता है, मतलब अपने आप को फोकस में रखने की जो प्रवृत्ति है, वो अपने आप में असाधारण है और उसमें इंदिरा गांधी कहीं उसके आसपास नहीं बैठती। देखिए, आप इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी के दौरान राजनीति की गई थी, इमरजेंसी के दौरान ही देवकांत बरुआ ने ये बात कही थी। तो इमरजेंसी के दौरान आप उस राजनीति को ध्यान से देखिए, उसका काफी इतिहास वगैरह लिखा गया है, विद्वानों ने उसका काफी अध्ययन किया है और सब लोगों का कहना यह है कि इंदिरा गांधी लगातार इमरजेंसी अपने आप में एक डैमेज कंट्रोल की एक्टिविटी थी। वो इंदिरा गांधी के पास कोई दीर्घकालीन जैसा दृष्टिकोण नहीं था इसके जरिए वो देश, समाज और राज्य को बदलना चाहती हूँ। हमेशा अपनी सत्ता किस तरह सुरक्षित रहे, हमारे बेटों का हित किस तरह सुरक्षित रहे, हम अपने बेटे को किस तरह अपना उत्तराधिकारी बना रहे, इसके इर्द गिर्द ही उनका सारा काम इंदिरा गांधी का चलता था। इसलिए वो कभी कोई ऐसा असर नहीं डाल पाई जो कि बहुत ही स्थायी किस्म का हो। लेकिन नरेंद्र मोदी अलग तरह के व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी अलग तरह के व्यक्ति हैं और आए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं और भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर करके उसका पूरा किरदार बदल के उन्होंने और अमित शाह ने मिलकर अपनी सत्ता को इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन शुरू से ही उनके अंदर ऐसा कुछ करने की तमन्ना है जिससे उनका नाम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ऊपर स्थापित हो जाए और इसके लिए बहुत ही कुशलता पूर्वक वो अपने आप को दैवी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। ये मैंने 4 PM के मंच पे पहले भी कहा है और भी जहां मुझे कहने का मौका मिलता है, प्रधानमंत्री अकेले ऐसे नेता हैं आज तक भारत के इतिहास में जो स्वयं को डिवाइन पावर्स से संपन्न व्यक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। आप देखिए, और इसका उन्हें मौका भी दिया जा रहा है। चंपत राय ने उनके बारे में कहा कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। उसके बाद आप देखिए कि वो गुफा में बैठ के तपस्या करते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर खिंचवाई। जेपी नड्डा ने भी कहा देवताओं के देवता हैं, देवताओं के देवता हैं। उसके बाद में उसमें गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, संतोष नहीं हुआ उन्होंने, फिर उन्होंने सफेद कपड़ों में अपनी तस्वीर तपस्या करते हुए अपनी तस्वीर खिंचवाई। उन्होंने समुद्र के अंदर अपनी तस्वीर खिंचवाई, उन्होंने आसमान में अपनी तस्वीर खिंचवाई। तो एक आप देख सकते हैं इससे वो नजारा दरअसल क्या पेश करना चाहते हैं। और जो उनके प्रशंसक हैं, वो प्रशंसक भी और तमाम गोदी मीडिया भी इस मामले में उनके साथ है।
आप देखिए, जब चंपत राय ने उनको कहा कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो भारत के दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की भारतीय राज्य की नुमाइंदगी करते हैं, तो ये सब बातें कहीं वो मनुष्य ऊपर हैं। जब ये बात उनके बारे में कह दी गई, उसके बाद गोदी मीडिया में किसी ने भी इस बात के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये इससे ज्यादा फुहड़ वक्तव्य और कोई नहीं हो सकता है। सब लोग इस पर चुप रहे और इस बात को कहने दिया गया। और देखिए, बहुत सी बातें हम लोगों के पास जो हैं वो कानाफूसी के अंदाज में आती हैं। उन बातों को सार्वजनिक मंच पे नहीं कहा जा सकता है। मेरा मानना है, उन बातों के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं सुरक्षित होकर कि मोदी जी की जो आत्म छवि है, वो आत्म छवि ईश्वरीय किस्म की आत्म छवि है। जैसे जैसे वो चुनाव जीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी ईश्वरीय किस्म की आत्म छवि और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि देखिए, वो पहला नेता है जो कि 2014 के चुनाव में ही कहने लगे थे कि जब आप कमल के ऊपर बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधे मुझे प्राप्त होगा। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि लोग मेरे नाम पर वोट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ सर्वेक्षणों ने भी ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलते हैं उसमें एक ऐसा तबका भी है जिससे बात करने पे कहता है कि उसने मोदी जी के लिए वोट दिया है। तो इस प्रकार के लोगों की संख्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों में बढ़ती जा रही है। इन बातों से भी सर्वेक्षण के नतीजे वगैरह आते हैं। मोदी जी भी इस तरह के बहुत से सर्वेक्षण कराते होंगे, जाहिर है, उससे इस तरह की आत्मछवि बनती है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो 2 चुनाव जीत चुका है, तीसरे चुनाव में भी अगर उसको लगता है कि हमारे न जीतने का कोई भी डर नहीं है, और उसके बाद चौथे चुनाव की भी लोग तो मानते हैं कि वो 2029 तक मैदान बिल्कुल साफ है, 2029 तक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी खाली नहीं है। जब इस तरह की बातें कही जा रही, अभी 2024 का चुनाव नहीं हुआ है और अभी से कहा जाने लगा कि वो 2029 में भी चुनाव जीतेंगे, तो जब इस तरह का पूरा माहौल वगैरह बनता है, तब फिर किसी के मन में अगर ये बात आ जाए कि वो खुद ही खुदा बन गया है, उसकी खुद ही इतनी बड़ी बन जाए कि इकबाल ने कहा भी था कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तो वो खुदा क्या पूछे, वो खुद ही अपने आप से पूछते हैं कि तुम्हारी रजा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो ये देख के मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। यानी आपको मतलब है कि मोदी जी खुद को ही खुदा मानने लगे हैं। लेकिन इस मैं प्रकार की प्रवृत्तियां उनकी, मैं ये कह रहा हूं, वो कभी कहेंगे नहीं सार्वजनिक मंच से अपने मुंह से इस बात को, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जो कि उनके पूरे आचरण में, जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, इन सब बातचीत में तो वो कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से मैं ये कर रहा हूं, परमात्मा की कृपा है कि मुझे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का मौका मिल रहा है। खुद तो इस तरीके से कहते हैं इस बात को, लेकिन वो जो अवतारों की और देवताओं की और भगवानों की एक जो दुनिया है जो कि मंदिरों में बसती है, वो एक अलग तरह की दुनिया है। वो दुनिया तो मोदी जी ने खुद बनाई है। भाई, राम मंदिर तो बनाया मोदी जी ने, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने की है, तो वो दुनिया तो वो खुद ही बना चुके हैं। अब जो जीवित लोगों की दुनिया है, उस जीवित लोगों की दुनिया में उनके समर्थकों और प्रशंसकों के मुताबिक मोदी जी की हैसियत बिल्कुल देवताओं जैसी हो गई है, अवतारों जैसी हो गई है। अभय जी भाई, वो देखो ठीक है, जिसका हम लोगों ने कल या परसों जिक्र भी किया था, जिसमें वो रामलला का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, वो तो सीधा उसका संदेश ही ये था कि एक अवतार दूसरे अवतार को ले जा रहा है, एक अवतार ने दूसरे अवतार की प्राण प्रतिष्ठा की। ये आपने आज बहुत अच्छी बात कही, मतलब कि एक अवतार दूसरे अवतार को हाथ पकड़ के ले जा रहा है। और कौन ले जा सकता है भाई? अवतार को तो अवतार ही ले जा सकता है हाथ पकड़ के। हम और आपके तो हम और आप तो नश्वर मनुष्य हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं काम ये? अच्छा, आप हिम्मत कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई चित्र खिंचवाएं जिसमें आप महादेव का हाथ पकड़ के ले जा रहे हो, शिव शंभू का हाथ पकड़ के ले जा रहे हो? आपकी हिम्मत है ऐसा करने की? नहीं है। है ही नहीं आपकी हिम्मत। ये हिम्मत देखिए, ये इस तरह का दम कि आप इस तरह की तस्वीर बनवाएं, इस तरह का क्लिप बनवाएं जिसमें आप रामलला का हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री ले जा रहे हो, इसके ऐसा तभी आप कर सकते हैं जबकि एक खास तरह का मानस हो आपका। ठीक है, राजनीति में सब ऊंच नीच देख के चलते हैं, वो व्यवहारिक व्यक्ति भी हैं। जब उस पर आपत्तियां हुई, मजाक उड़ाया गया, तो उन्होंने उस क्लिप को वापस करवा दिया गया, वो तो ठीक बात है, लेकिन आखिरकार क्लिप तो बनाया गया, हाँ, और उसको सोशल मीडिया पर डाला गया। नारे भी लगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। जी जी।
तो एक बात और है, आपने 29 तक की बात बता दी कि 29 तक की मोदी जी तैयारी कर रहे हैं। फिर योगी क्या करेंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, बहुत चर्चा का विषय बना हो रहा है जो सवाल, आपने देखा था 22 तारीख का प्रोग्राम, बहुत सूक्ष्म तरीके से देखा था आपने, क्योंकि आप तार्किक हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, तो आप उस दृष्टि से भी देखते हैं। पूरे प्रोग्राम में, फ्रेम में अधिकांश जगह पे योगी आदित्यनाथ गायब थे। मैंने तो कहा भी था ये। हाँ, आपने मैं कहा भी पूरा था। प्रोग्राम में देखता रहा, पूरा हाँ, प्रोग्राम में देखता रहा कि बहुत बिल्कुल अंत में ही हर बात में, चाहे माला पहनाना हो, चाहे टीका लगाना हो, उनका नंबर बिल्कुल अंत में ही आता था। और वो पीछे नंबर 1 पे थे वहां पे नरेंद्र मोदी, नंबर 2 पे थे मोहन भागवत। और यहां तक मोहन भागवत भी, उनकी भी पूरी जो गतिविधियां थी, वो साफ लग रहा था कि वो उन्हें पता है कि उनका स्थान क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी सरसंघचालक को भाजपा के प्रधानमंत्री के तौर पर, अब देखिए, उन्होंने अपने वक्तव्य में तो मोहन भागवत की कोई प्रशंसा नहीं की, नरेंद्र मोदी ने की है। मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं इनसे पहले से परिचित हूं, ये तो हमेशा ही तपस्वी रहे हैं और बहुत उन्होंने तप किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत तो यहीं से की। उन्होंने, उनका वक्तव्य यही था कि भाई नरेंद्र मोदी ने कितना तप किया है, 11 दिन का इतना कठिन व्रत रखा है, मैं इनसे परिचित हूं, वो हमेशा से ही पहले तपस्वी रहे हैं। अब जो तप इन्होंने किया है, अकेले ही इन्हें तप नहीं करने देंगे, हम भी अब तप करेंगे। यानी हर तरह से उन्होंने मोदी जी के पीछे रखा अपने आप को, अपने वक्तव्य में भी पीछे रखा। आप पहले देखिए कभी जब आरती हो रही है, आप देखिए जब आरती हो रही है, आप याद कीजिए वो पूरा नजारा। जब आरती हो रही है, मोदी जी के हाथ में जो आरती करने वाला पात्र है, वो कैसा पात्र है, और मोहन भागवत के हाथ में आरती करने वाला पात्र है, वो कैसा पात्र। मोहन एक छोटी सी तश्तरी लिए हुए, और मोदी जी वो पूरा जो आरती वाला होता है, इसके अंदर कई दिए होते हैं, इसको यूं करके पकड़ा जाता है, उससे कर रहे हैं आरती। फिर आप देखिए शाम के समय जब वो दिल्ली लौट आते हैं, तो अपने घर पे दिवाली मना रहे हैं मोदी जी, तो बाहर तमाम वो हाथ में लेके सब दिए जला रहे हैं। ऐसा कोई चित्र मोहन भागवत को तो दिखाया ही नहीं गया। तो शुरू में जब मोदी जी आए थे, तो एक बार मोहन भागवत के वक्तव्य का राष्ट्र नेशनल नेटवर्क पे प्रसारण किया गया था, आपको ध्यान होगा। शायद वो 26 जनवरी, या हमें ठीक से याद नहीं आ रहा, 26 जनवरी ऐसा कोई राष्ट्रीय त्योहार था जिसकी पूर्व संध्या पर उनका वक्तव्य प्रसारित किया गया था। बस वो एक पहली और आखिरी बार था, उसके बाद फिर मोहन भागवत का कोई वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया। हाँ, बड़ा अब स्थिति यह है कि उनको अखबारों में अंदर के पेजों में उनके वक्तव्य को जगह मिलती है, अखबारों में अंदर के पेजों पे उनके वक्तव्य को जगह मिलती है। तो अगर देखा जाए तो संघ को तो एकदम ठिकाने लगा दिया मोदी जी ने। देखिए, जब मोदी जी गुजरात के, आपको तो इस इतिहास की मुझे यकीन है कि आपको जानकारी होगी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी अहमियत नहीं दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग होते थे, वो मोदी जी की मर्जी के बिना सरकार में नहीं घुस पाते थे। देखिए, परवीन तोगड़िया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख हस्तियों में से एक थे, और वो बहुत अच्छे, बहुत प्रभावशाली वक्ता उन्हें माना जाता था हिंदुत्व के सर्किल में। तो जब 2002 का चुनाव हुआ, तो उनको एक हेलीकॉप्टर दिया गया और उन्होंने पूरे गुजरात में घूम घूम कर 100 सभाएं की उन्होंने। मोदी जी वो चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, उन्होंने जो पहला आदेश जारी किया वो ये था कि परवीन तोगड़िया को गुजरात सरकार में पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया, ये घुस नहीं सकते अब उसके अंदर। अब जिन लोगों ने तोगड़िया जी से बातचीत की है, किस तरह मोदी जी ने उनकी उपेक्षा की, देखिए मोदी जी का इतिहास बहुत ही विकट है, मतलब आप उसकी वो नहीं कर सकते, बहुत खास तरह का इतिहास है मोदी जी का। देखिए, व्यक्ति में कोई, हम लोगों को दुनिया मानती है कि हम लोग मोदी जी के आलोचक हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी ऐसी खूबियां भी हैं, उनके व्यक्तित्व के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो कि साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकते। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने चुनाव जीतने में 100 मीटिंग करके आपकी मदद की हो, उसको आप चुनाव जीतते ही बिल्कुल सरकार से उसको बाहर कर दें, मतलब एक हफ्ते का भी टाइम न दें, एक महीने का भी टाइम न दें, आजमा के भी न देखें कि भाई ये आदमी कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। तो ये जो विशेषताएं हैं, वो हर व्यक्ति में होती क्या हैं। मानसिकता थी उसमें, क्यों तोगड़िया को उन्होंने बाहर किया था? वो तो पहले से तय किए बैठे होंगे, वो तो पहले से तय किए बैठे होंगे। देखिए, दिल्ली के बहुत पत्रकारों से मोदी जी का रक्त सप्त रहा है। दिल्ली के ऐसे बहुत से पत्रकार हैं
जिनका मोदी से रब्ता क्यों, जब वो यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में महासचिव थे और विभिन्न प्रांतों के इंचार्ज हुआ करते थे, संगठन का काम किया करते थे। फिर जो राम रथ यात्रा थी अडवाणी जी की, उसके प्रमुख प्रबंधकों में मोदी जी उस लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था। काफी उन्होंने उसके लिए काम किया था, उसका इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए। प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी, यही दो लोग तो थे जिन्होंने प्रमुख रूप से उसका पूरा मैनेज किया था। उन सारे पत्रकारों से आप देखिए मोदी जी का जो वो है जो शैली थी लोगों से मिलने की। इसके बाद मधु किश्वर ने उनसे एक बहुत लंबा इंटरव्यू लिया था मोदी से, गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद में। वो इंटरव्यू नेट के ऊपर है, मधु किश्वर के साथ मोदी जी का इंटरव्यू, वो कई किश्तों में है। उसमें मोदी जी की उम्र भी कम लग रही है काफी। वो अब तो 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, 12 साल वो गुजरात के 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो कम से कम 20 साल पुराना इंटरव्यू है। अब आप उस इंटरव्यू को देखिए, उसमें मोदी जी बताते हैं कि जब उनको कहा गया कि आप जाइए गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए, और वो आए यहाँ पे, तो वहां पे वो गेस्ट हाउस में ठहरे, वहां पे गांधीनगर में जो रेस्ट हाउस था सरकारी डाक बंगले में, उसमें वो ठहरे। तो उसके बाद खबर फैल गई कि भाई ये नया बंदा आया है, यही गुजरात का मुख्यमंत्री होगा। तो बड़े बड़े अफसर, कैबिनेट सचिव और ये सब लोग, बड़े बड़े अफसर उनसे मिलने गए। तो मोदी जी ने उनसे क्या बातचीत की, तो मोदी जी खुद ही उसमें कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी देखने में कैसी लगती है और फाइलें कैसे देखी जाती हैं। सब खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कैसे उन्होंने सीखा। और मतलब जब पहला अफसर गया, कैबिनेट सचिव गया जो उम्र में ही मोदी खुद उसको देख के खड़े हो गए। तो उसने कहा कि नहीं भाई, आप क्यों खड़े होते हैं, आप तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप मत खड़े होइए। तो ये सब बात में खुद मोदी जी, मैंने खुद सुना है पूरा इंटरव्यू, वो महत्वपूर्ण इंटरव्यू। उसमें मोदी जी का जो किरदार है कि वो किस तरीके से, उसमें ये भी है कितनी तेजी से आदमी सीखता है। जो आदमी कभी एमएलए भी नहीं चुना गया, तो चुनाव ही नहीं लड़ा था उन्होंने कभी, तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री बने हैं भाई। उन्होंने तो एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ा था, और जिसने कभी कोई सरकारी फाइल नहीं देखी थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, उसकी ख्याति है गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी ये रही कि बहुत अच्छा भाई प्रशासक। लेकिन एक मुझे बताइए अभय जी, कि ऐसे व्यक्ति को जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो एक और अफसर था जिसने उनको सबसे ज्यादा कामकाज सिखाया, और कहा भी जाता है जब वो दिल्ली आए प्रधानमंत्री बनने के लिए तो वो अफसर साथ में आया। उस अफसर का नाम था अरविंद कुमार शर्मा, और उसको उत्तर प्रदेश भेजा गया। ये कहा गया कि भाई इसको डिप्टी सीएम बनना है, इसको मोदी जी की आंख बना रहेगा। उसको योगी आदित्यनाथ ने ढक्कन बना दिया। बिल्कुल ऊर्जा विभाग दिया तो एक ऐसा प्रमुख सचिव दे दिया जो कहने पे जूनियर इंजीनियर का तबादला ना करे। नगर विकास में था तो नगर विकास में कैसा सचिव दे दिया जिसकी सुरे ना, मतलब एक शुद्ध, मतलब जो हम लोग यहाँ भाषा कही जाती है, ढक्कन बना दिया अरविंद शर्मा को। और प्रधानमंत्री के करीबी, सबसे ज्यादा करीबी अरविंद शर्मा, ये बात सब जानते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने ढक्कन बनाया। तो आप जो बता रहे हैं कि उनके अंदर देवत्व भाव है, वो छोड़ते नहीं है आदमी को, जिसने 100 सभाएं करी उसको ठिकाने लगा दिया। तो योगी आदित्यनाथ उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो फ्रेम से गायब किए गए, ये अब इस राजनीति को उत्तर प्रदेश में आप कैसे देखते हैं? ये रनिंग बैटल सी है, ये एक तरह की रनिंग बैटल है, मतलब ये एक तरह की रस्साकशी है जो बेआवाज होती रहती है। जब हम और आप कान लगा के सुनते हैं तभी रस्साकशी में से कोई आवाज आती है। सभी योगी जी ने एक वक्तव्य दिया कि हम कोई उन लोगों में से नहीं है, हम तो जो सवेरे दिन में कपड़े बाहर कपड़े पहनते हैं वही घर पे कपड़े पहनते हैं, हम 4 बार कपड़े बदलने वालों में से नहीं है। ये क्यों दिया होगा उन्होंने बयान? हाँ, ये एक रस्साकशी है जो कि दोनों के बीच में लगातार होती रहती है। अब जो उन्होंने अरविंद कुमार शर्मा के साथ जो सलूक किया योगी जी ने, फिर इस तरह का वक्तव्य भी दिया। फिर मोदी जी ने कहा ठीक है चलिए आप ये वक्तव्य दीजिए, हम आपको वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी हम बदला तब निकालेंगे। निकाल लिया उन्होंने बदला। हाँ, मतलब एक तरह से मुझे तो यही लगा कि भाई जितना महत्व उन्हें मिलना चाहिए था आदित्यनाथ जी को, उस तरह का महत्व उन्हें नहीं मिला। हो सकता है मेरी रीडिंग गलत हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी सब रीडिंग सही होती है। आपकी बात सही इसलिए कह रहे हैं कि ये चर्चा में बहुत है कि भाई योगी आदित्यनाथ को उस फ्रेम में जो टीवी के प्रोग्राम देख रहे थे लोग, कि पुजारी उनके आगे खड़े हो गए। एक तो सीन ऐसा भी हमने देखा जब योगी आदित्यनाथ जी लगभग धकेलते हुए एक तरह से मतलब आगे बढ़ रहे हैं, फ्रेम में आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया अयोध्या में। इतने दौरे, हर हफ्ते में एक बार योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं, अयोध्या देखने जा रहे हैं। मेरा आपसे पूछने का मतलब यह है, जो योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक जीवन शैली रही है अभी तक,
ये ले अपनी लपट कमरिया बहुत ना नचायो। योगी आदित्यनाथ कब उखड़ जाएं, कब गुस्से में आ जाएं, कब सब छोड़ दें, उनकी छोड़ने की भी इच्छा है। मतलब बहुत ज्यादा लोग जो उनको करीब से जानते हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है योगी आदित्यनाथ बहुत कुर्सी के पीछे पागल हो रहे हो। तो अगर योगी आदित्यनाथ को इतना दबाएंगे या कुछ करेंगे तो बीजेपी के अंदर, क्योंकि पिछले दिनों जब ये आपस में खटखट की बातें हुई थी तो नितिन गडकरी ने कई बार योगी आदित्यनाथ के पास आए, बड़ी तारीफें करी। शिवराज सिंह चौहान एक गुट बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो गडकरी हैं, जो शिवराज सिंह चौहान है, जो वसुंधरा राजे हैं, जो राजनाथ हैं। तो ये माना जा रहा था कि कम से कम योगी आदित्यनाथ है जो खुल के एक फेस बन रहे हैं, जो मोदी जी के लिए बात कर सकते हैं। और लोग कह रहे थे कि मोदी के बाद अमित शाह नहीं, योगी आदित्यनाथ। तो अगर अब सीटें इतनी ज्यादा आई, जैसे वो 400 कह रहे हैं, 350 कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा? भाई देखिए, आदित्यनाथ जी का तो भविष्य तभी कुछ हो सकता है जबकि मोदी जी कमजोर हों। अगर मोदी जी उत्तरोत्तर मजबूत होते चले गए, अगर 303 की बजाय मान लो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 मई के महीने में 350 सीटें जीत ली, तब फिर योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा? आप ये भी देखिए कि विधानसभा के चुनाव में इस बार अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ की सीटें कम कर दी। कितनी? 52 ने 57 सीटें कम कर दी। उनके एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। करीब 11 मंत्री चुनाव हार गए। इसके बाद में क्या हुआ? उनको वो मुख्यमंत्री शपथ तो उन्होंने ले ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रधानमंत्री दफ्तर ने इनके पास एक संदेश भेजा, उत्तर प्रदेश भाजपा के पास, और सवाल भेजे कि ये कैसे कैसे हुआ, इसकी सफाई दीजिए। भाई, भाजपा को उत्तर प्रदेश में 2017 के मुकाबले 6.5-7% वोट ज्यादा मिला। नहीं, ये तो 2019 में हुआ था। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। ये 2019 में हुआ था। ये इसमें वोट इनका बढ़ गया है, लेकिन इनकी सीटें कम हो गई। इनके बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। तो ये जो हुआ, इसका प्रधानमंत्री दफ्तर ने उनको भेजा। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश भाजपा को पूरी रिपोर्ट बना के उन्हें भेजनी पड़ी। 80 पेज की रिपोर्ट वहां बना के भेजी प्रधानमंत्री दफ्तर में। तो वो बार बार उनकी तरफ से ये एहसास दिलाया जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, आप भाजपा के एक सूबेदार हैं, आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता। फिर यूपी में छवि भी इस तरह की, योगी और मोदी की जोड़ी की छवि है। अगर आम लोगों से आप पूछें तो लोग कहते हैं भाई मोदी और योगी, योगी और मोदी, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो ये बात सही है कि देश के और अन्य किसी भी भाजपा प्रधानमंत्री ने कभी अपनी स्वायत्तता का, अपनी ऑटोनॉमी का इतना दावा नहीं किया है जितना आदित्यनाथ जी ने किया है। इसके बावजूद भी अभी आदित्यनाथ जी की छवि वो नहीं बनी है कि वो नरेंद्र मोदी की जगह लेने वाली एक अनिवार्य हस्ती बन जाए। और सब लोग इंतजार करने लगे हैं कि ही इज ए प्रिंस इन वेटिंग। कहते नहीं है प्रिंस, वो नहीं है मतलब। तो आपको क्या लगता है कि अगर सक्सेसर इन वेटिंग। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर सीटें, तो मोदी जी की सीटें आ गई 350 के बाद, तो योगी आदित्यनाथ को वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने देंगे? वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, उसमें एक खास बात है, पहली बार योगी जी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया था, आप सोचिए इस बात को। ठीक है, वो बहुत बड़े उन्होंने प्रचार का काम किया था, लेकिन पहली बार में ही उनको काट सकते थे। वो इसलिए बनाया गया था, उत्तर प्रदेश में किसी को भी बनाया जाता तो किसी न किसी जाति में होता वो व्यक्ति। मेरी अपनी समझ ये है भाई, किसी राजपूत को बनाते, या किसी ब्राह्मण को बनाते, किसी लोधी को बनाते, किसी जाट को बनाते, किसी को बनाते ना, वो किसी जात में होता, मतलब जो है। और किसी एक जात में होता तो दूसरी जात के लोगों में कुछ ऐसी बात होती। योगी के रूप में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कि था तो राजपूत जाति से, लेकिन था वो योगी। तो योगी की कोई जात नहीं होती है। और वो गोरखपीठ के महंत थे, दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से नहीं आए थे। तो भाजपा के अंदर की जो गुटबाजी होती है उससे भी उनका कोई ताल्लुक नहीं था। भाई, भारतीय जनता पार्टी में तो कभी ज्यादा कुछ रहे नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से एमपी जरूर होते रहे, 3 बार एमपी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी होती है उससे आदित्यनाथ जी का कोई ताल्लुक नहीं था। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक वगैरह जो आते हैं, जो खुद मोदी जी और अडवाणी जी हैं, उस तरह का किरदार भी उनका नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी नहीं गए वो। तो ये जो उनकी एक खास तरह की स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाभ उठाया।
और भारतीय जनता पार्टी नाथ पंथ के एक बड़े महंत होने के नाते जगह जगह नाथपंथी सारे देश में फैले हुए हैं। वो दक्षिण भारत में भी मिल जाएंगे, वो उत्तर पूर्व में भी मिल जाएंगे, वो मध्य भारत में भी हैं, पश्चिम भारत में भी हैं। तो उनके बीच में जब ये जाते हैं तो आकर्षण का केंद्र होते हैं, भाषण देना अच्छा आता है, बढ़िया भाषण देते हैं, तो उससे उनको स्टार प्रचारक भी कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको स्टार प्रचारक के तौर पर सारे देश में घुमाया जाता है? तो हाँ, लेकिन आप ये सही कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है, वो भाजपा के लिए उपयोगी है। लेकिन आप इसी कह रहे हैं कि भूमिका सूबेदार की है, क्योंकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक तय नहीं कर पाते, वो भी दिल्ली तय करता है। अब डीजीपी रिटायर होने वाले देश के, तो मुख्यमंत्री जिनको बनाना चाहते हैं लोग मान रहे हैं कि दिल्ली उनको नहीं बनने देगा। ये हर चीज स्थिति ये है, जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली में इनको काफी सीख दी गई थी। ये कह गई थी आप जिस तरह के बयान देते रहते हैं उस तरह के, पहले तो बहुत ही उग्र किस्म के उग्र सांप्रदायिक बयान दिया करते थे ना, तो इनके उग्र सांप्रदायिक बयानों को दिल्ली की तरफ से उसके ऊपर संयम लगाया गया और इन्होंने अपने आप को बदला भी, संयम भी लगाया। ये सब हम लोग उस वक्त हम लोग सब लिखते थे इस तरह की बातें, बदला भी, बात भी कह रहे हैं। ये बात सही है कि जो पीएमओ है, पीएमओ का काफी हाथ है उत्तर प्रदेश का शासन चलाने में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है, सुनील बंसल की जो भूमिका थी वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हैं जिन पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप भी कितने बार चर्चा कर चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी योगी जी ने अपनी जो दावेदारी है नेता के तौर पर वो कभी नहीं खोई। वो कुछ ना कुछ अपनी ऑटोनॉमी जो है वो एक्सप्रेस करते रहे, हमेशा बढ़ाते रहे हैं, करते रहे। वो अभी भी करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी काफी व्यवहारिक राजनेता भी हैं। योगी जी की उपयोगिता का उन्हें अच्छी तरीके से पता है, और हालांकि योगी जी का जो पहला शासनकाल था उसमें उनके ऊपर ठाकुरवाद के आरोप लगे और सही आरोप लगे। उस पर राजपूतों का जो दबदबा सारे देश की ब्यूरोक्रेसी में और दूसरी तरीके से रहा, वो सब लोग इस बात को जानते ही हैं। इसकी वजह से ब्राह्मण बहुत नाराज भी हो गए थे। मतलब ब्राह्मण जाति में जो बहुत नाराजगी थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। लेकिन चलिए देखते हैं ये पूरा समीकरण क्या करवट लेता है आखिरकार। हाँ, बहुत ये इंटरेस्टेड रहेगा, खासतौर से लोकसभा चुनाव से पहले मोदी और योगी के रिश्तों पे भी एक बहुत लोगों की निगाह बनी रहेगी, चर्चा बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अभय जी, आज आपने इतना समय दिया, हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति को विस्तार से समझाया। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, समझा रहे थे राजनीति को, और उन्होंने सही कहा कि बीजेपी के लोगों ने मान लिया कि मोदी जी सामान्य इंसान नहीं है, उनको तो देवत्व की शक्ति प्राप्त है, वरना कौन आदमी राम को उंगली पकड़ के और मंदिर तक ले जाएगा। तो हो सकता है भाजपा के लोगों को लगता हो, आपको क्या लगता है अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारे राज्यों के चैनल है 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 4PM बॉलीवुड, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।